क्या हो अगर कोई इंसान अनजाने में टाइम ट्रैवल करते हुए एक ऐसे भयानक टाइम लूप में फंस जाए जहां से निकलना नामुमकिन हो। वक्त का ऐसा जाल जहां हर रास्ता उसी जगह जाकर खत्म होता हो और हर सच के पीछे छुपा हो एक और बड़ा रहस्य। कहानी की शुरुआत हमें ईस्ट टेक्सास के उस रहस्यमयी इलाके में ले जाती है जहां लुइसियाना की सरहद आकर मिलती है। हैरिसन काउंटी के बीचों बीच फैला हुआ है केडो लेक, एक ऐसी झील जिसके पानी में सैकड़ों बूढ़े बाल्ड साइप्रस के पेड़ खड़े हैं। उनकी टहनियों से स्पेनिश मॉस की लंबी लंबी लटें लटक रही हैं और सुबह की धुंध में ये पूरा नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा दिखता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छुपा है, एक ऐसा राज जो दशकों से इस झील की गहराइयों में दफन है। समय है साल 1999। केडो लेक के गहरे ठंडे पानी में एक डूबती हुई कार दिखाई देती है। ड्राइवर की सीट पर एक औरत फंसी हुई है, एना लैंग, और उसके बगल में उसका नौजवान बेटा पेरिस बेहोशी से होश में आता है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, दम घुट रहा है। पेरिस बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, कार की खिड़की तोड़ता है और किसी तरह पानी की सतह पर तैर आता है। लेकिन एना हमेशा के लिए उस झील की गहराइयों में समा जाती है और यहाँ से पेरिस की जिंदगी थम सी गई। अब वक्त आगे बढ़ता है। साल 2003। माँ को गए 4 बरस हो चुके हैं, लेकिन पेरिस के जख्म अभी भी ताजा हैं। वो हर रात उसी हादसे को अपने जहन में दोहराता है। अगर मैं थोड़ा और जोर लगाता, अगर मैं 1 सेकंड पहले पहुंचता तो शायद, लेकिन यह शायद कभी खत्म नहीं होता। पेरिस के पिता बेन कई बार उसे समझाते हैं, बेटा अब आगे बढ़ो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पेरिस सुनता कहाँ है। वो अपनी माँ की मौत को अपनी नाकामी मानता है, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था और वो फेल हो गया। इन दिनों पेरिस केडो लेक की सफाई के काम में लगा हुआ है। झील का पानी इस साल गैर मामूली तौर पर कम हो गया है और जो जंगल पहले पानी के नीचे छुपे रहते थे वो अब सतह पर नजर आ रहे हैं। पेरिस की टीम का काम है इन्हीं को साफ करना। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, सेलेस्ट, लेकिन डिप्रेशन की वजह से पेरिस उसके साथ ठीक से वक्त भी नहीं बिता पाता। सेलेस्ट को लगता है कि पेरिस किसी और ही दुनिया में रहता है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ उसकी माँ की यादें हैं और बाकी सब धुंधला है। अब यहाँ से कहानी एक तेज मोड़ लेती है। हम पहुँचते हैं साल 2022 में केडो लेक के किनारे, उसी इलाके में जहाँ बरसों पहले घना जंगल और दलदल हुआ करता था। अब घर बन चुके हैं और इन्हीं घरों में से एक में रहती है एली, एक जिद्दी तेज तर्रार लड़की जो अपने परिवार से लगातार टकराती रहती है। एली की माँ सेलेस्ट ने दूसरी शादी की है, डैनियल बेनेट नाम के एक आदमी से, जिसकी पहले से एक बेटी है, 8 साल की एना। अब ये समझ लो, एली माँ के पहले रिश्ते से है और एना डैनियल की बेटी है, जिसकी असली माँ फ्लोरिडा में रहती है। दोनों सौतेली बहनें हैं, लेकिन इनके रिश्ते में एक अजीब बात है। एली अपनी माँ से नाराज रहती है, डैनियल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन एना उसकी जान है। उस घर में अगर कोई एक इंसान है जिसके लिए एली का दिल नर्म पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एना है। दोनों बहनें अक्सर साथ में केडो लेक पर बोटिंग करने जाती हैं, यही उनका सबसे पसंदीदा काम है। एक दिन फैमिली डिनर में एना गोट आइलैंड के पास मिले एक्सटिंक्ट 4 आइड मॉथ्स तक घर ले आती है और तभी पहली बार ये एहसास होता है कि लेक में कुछ नेचुरल नहीं चल रहा। एक दिन की बात है, एना के दूध के दांत टूटने का वक्त आया तो एली ने बड़ी सावधानी से उसका दांत निकाल दिया। एना को थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद उसने खुशी से एली को एक चीज दिखाई, एक लॉकेट, कैंसर राशि के निशान वाला एक पुराना सा पेंडेंट जो उसे सेलेस्ट के ज्वेलरी बॉक्स में मिला था। एना की आंखों में पेंडेंट पहनकर ऐसी चमक थी जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। इसी बीच एली अपने असली पिता की तलाश में है, ना जिंदा नहीं बल्कि उसके कागजात ढूंढ रही है। कॉलेज एडमिशन के लिए उसे आईडी चाहिए और वो डैनियल की आइडेंटिटी यूज नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसे डैनियल पसंद नहीं। वो अपने गुजरे हुए पिता के डेथ सर्टिफिकेट से काम चलाना चाहती है। चाहे कुछ भी हो, डैनियल का नाम उसकी जिंदगी से जुड़ा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब एली की माँ को इस बात का पता चला, घर में तूफान आ गया। सेलेस्ट चाहती थी कि डैनियल ही स्कूल फॉर्म साइन करे, क्योंकि वही एली को पालता आया है और डैनियल भी एली को अपनी सगी बेटी की तरह ही समझता था। एली ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठी और घर से निकल गई, सीधे अपनी दोस्त क्लेयर के घर। वो पहले से ही कई हफ्तों से वहीं रुक रुक कर रह रही थी और अब उसका इरादा था कि फैमिली की शक्ल कुछ समय तक फिर न देखे। लेकिन अगली सुबह जब एली की नींद खुली, उसकी माँ का फोन आया। आवाज कांप रही थी, एना गायब हो गई है। एली की धड़कन रुक गई। क्या मतलब गायब? कहाँ गई? माँ बोली, उसने कहा था कि तुम्हारे साथ जा रही है, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँची। हमने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। एली तुरंत घर भागी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा माँ और डैनियल का चेहरा जर्द था, आंखों में खौफ था और एना का कोई पता नहीं था। उसी वक्त पता चला कि एना की छोटी बोट भी गायब है और अजीब बात यह कि एली की स्किफ, जिससे वो अभी घर आई थी, अचानक वहीं से गायब हो चुकी थी। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस और पड़ोसी केडो लेक के हर रास्ते को छानने लगे। एना की बोट बाद में मिल गई, लेकिन उसकी ऑरेंज लाइफ जैकेट गायब थी। देखते देखते 3 दिन निकल गए और एना का कोई सुराग नहीं मिला। एक तरफ 8 साल की बच्ची लापता, दूसरी तरफ बोट का रहस्यमयी तरीके से गायब होना। ये सब कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा था। और दोस्तों,
केडो लेक की गहराइयों में एक ऐसा राज छुपा था जिसकी तरफ ये सारे सुराग इशारा कर रहे थे। एक ऐसा राज जो इन दोनों की जिंदगियां, उनके रिश्ते और वक्त की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब चलते हैं 2003 में, जहां पेरिस अपनी टीम के साथ केडो लेक की गहराइयों में काम कर रहा है। इस साल झील का पानी इतना नीचे गिर चुका था कि जो चीजें बरसों से पानी के अंदर दबी थीं, वो अब साफ नजर आ रही थी। जमीन पर उखड़े हुए पेड़ों के ठूंठ, गली सड़ी लकड़ियां और कीचड़ में फंसा मलबा। पेरिस को इन्हीं सबको साफ करना था। वो अकेला अंदर गया, पैर पैर चलता हुआ उन सूखती दलदलों में, ये जानने के लिए कि आगे कितना काम बाकी है। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के उसके हाथ कांपने लगे, उंगलियां सुन्न हो गईं, पूरा शरीर एक पल के लिए जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। सीजर, वही लक्षण ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ को आते थे। पेरिस किसी तरह अपने आप को संभालता हुआ बोट तक लौटा, लेकिन बोट आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीचे कचरा फंसा हुआ था। जब उसने झुककर उस उलझन को साफ किया तो उसकी उंगलियों में कुछ ठंडा और चिकना आकर अटका। एक लॉकेट, कैंसर राशि का निशान, वही पुराना खरोंचों भरा पेंडेंट जो उसने अपनी माँ के गले में सैकड़ों बार देखा था। पेरिस की सांसें रुक गईं। ये लॉकेट यहाँ कैसे? माँ तो 1999 में जा चुकी थी और ये लॉकेट उसकी आखिरी निशानी था जो उसके पिता बेन ने संभाल कर रखा था। तो केडो लेक की तलहटी में इसकी हूबहू नकल कहाँ से आई? उसी रात पेरिस ने सेलेस्ट को ये सब बताया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डर और जुनून का मिश्रण। सेलेस्ट, सुनो, मेरे पिता ने माँ के सीजर्स की हर तारीख लिख कर रखी थी। मैंने एक एक तारीख मिलाई। मुझे क्या पता चला, जब जब माँ को सीजर आता था उन्हीं दिनों केडो लेक का पानी भी गायब हो जाता था। और आज जब मुझे खुद सीजर आया, आज भी झील का पानी सबसे नीचे है। ये इत्तेफाका नहीं हो सकता। सेलेस्ट ने उसे गौर से देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, पेरिस, मुझे पता है तुम अपनी माँ को बहुत मिस करते हो, लेकिन ये जो तुम कनेक्शन ढूंढ रहे हो ना, ये साइंस नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा दर्द है जो पैटर्न्स बना रहा है। प्लीज माँ को जाने दो, आगे बढ़ो। लेकिन पेरिस का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने ठान ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस राज की तह तक जाकर रहेगा। वो सीजर, वो लॉकेट, वो पानी का कम होना, ये सब एक ही धागे से बंधा है और उसे वो धागा पकड़ना ही होगा। अब चलते हैं 2022 में, जहां एक बार फिर से ऐना को तलाशने की कोशिश की जा रही है। पुलिस सर्च ग्रिड बना रही है। डेनियल बार बार कह रहा है कि झील का पानी इतना कम है कि कई जगह नाव चल ही नहीं सकती और डैम में पानी बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन डैम में क्रैक है, इसलिए हर फैसला और खतरनाक हो गया है। एली अपनी माँ के सामने खड़ी है, ऐना को ढूंढने की जिद में, लेकिन माँ का चेहरा गुस्से और दर्द से तमतमा रहा है। तू अचानक इतनी कंसर्न्ड क्यों है? तू तो इस परिवार से कोई नाता ही नहीं रखना चाहती थी ना? एली ने जवाब दिया, माँ, मुझे डेनियल से कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐना मेरी बहन है, बस उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। और तभी माँ ने वो बात कह दी जो एली ने कभी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। तू उस आदमी को अपना पिता मानती है जिसने तुझे और मुझे बेसहारा छोड़ दिया। सच बताऊं, तेरा वो असली पिता वो एक नंबर का गैर जिम्मेदार इंसान था। जब तू मेरी गोद में थी तब किसी और लड़की के लिए हम दोनों को छोड़कर भाग गया। और डैनियल ने हमें सहारा दिया, उसने तुझे अपनी बेटी माना, लेकिन तू है कि उसे अपनाने को तैयार ही नहीं। ये शब्द एली के सीने में छुरी की तरह उतरे। जिस पिता की यादों को वो संजो कर रखती थी, उसकी असलियत ये थी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उसने एक भी लफ्ज नहीं कहा। चुपचाप घर से निकली, एक बोट उठाई और सीधे केडो लेक की तरफ चल पड़ी। अगर ऐना कहीं है तो वो यहीं होगी। एली ने बोट से उतरकर झील के आसपास के जंगलों को छानना शुरू किया, साइप्रस के उन बूढ़े दरख्तों के बीच से गुजरती हुई ऐना का नाम पुकारती हुई। और तभी कुछ अजीब हुआ। एली को ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य दीवार से गुजरी है। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक हल्का सा एहसास, जैसे हवा का दबाव एक पल के लिए बदल गया हो। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, शायद थकान का असर हो। काफी देर ढूंढने के बाद जब ऐना नहीं मिली तो एली हार कर घर लौट आई। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, उसके कदम वहीं थम गए। अंदर वही सब कुछ हो रहा था जो 3 दिन पहले हुआ था। माँ उसी तरह रो रही थी, डेनियल भी उसी तरह परेशान था, यानी सब कुछ पहले की तरह ही हो रहा था। तभी एली की नजर खिड़की के बाहर गई और ये क्या, वहाँ एक और एली बोट से घर की ओर आ रही थी। लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो खुद अपने ही 3 दिन पुराने वर्जन को देख रही थी। अब एली समझ गई कि लेक में जिस अदृश्य दीवार से वह गुजरी थी, ये सब उसी का नतीजा है। यानी वह टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच चुकी थी, पूरे 3 दिन पीछे। एली का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर अभी घर में 2 एली दिखी तो सब पागल हो जाएंगे। उसे यहाँ से अभी इसी वक्त गायब होना होगा। उसकी नजर दूसरी एली की बोट पर पड़ी। एली ने फौरन वो बोट ली और केडो लेक की तरफ भाग गई। और दोस्तों, यहाँ वो पहेली सुलझ गई। याद है ना, जब एली 3 दिन पहले घर आई थी तो उसकी बोट गायब हो गई थी। अब पता चला कि वो बोट किसने ली, खुद एली ने। बस फ्यूचर वाली एली ने, जो 3 दिन पहले आकर अपनी ही बोट ले गई। अब एली दोबारा केडो लेक के अंदर थी। इस बार एक सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ तो क्या अन्ना भी इसी झील के जरिए कहीं और
और किसी और वक्त में चली गई है। एली ने बोट को केडो लेक के उन हिस्सों में मोड़ दिया जहां बाल्ड साइप्रस के दरख्त पानी से ऊपर उठकर एक भूल भुलैया बनाते हैं। एना का नाम पुकारते पुकारते उसका गला सूख चुका था, लेकिन तभी दूर झील के एक तंग रास्ते में उसे एक छोटी सी बोट दिखी और उस बोट पर बैठी थी एना। एली की जान में जान आई। वो तेजी से एना तक पहुंची, उसे गले से लगा लिया। एना, तू ठीक है? कहाँ चली गई थी? अना घबराई हुई थी। तभी एली की नजर अना के मुंह पर गई। वह दूध का दांत जिसे एली ने खुद अपने हाथों से निकाला था अभी तक अना के मुंह में मौजूद था। मतलब ये वो अना नहीं थी जो 3 दिन पहले गायब हुई थी। ये उससे भी पहले की अना थी, कुछ हफ्ते पुरानी। अब एली को समझ आ गया कि वह एक बार फिर किसी और समय में पहुंच चुकी है। जब वो एना को लेकर घर पहुंची तो उसका शक यकीन में बदल गया। अंदर माँ और डेनियल के बीच वही झगड़ा हो रहा था जो करीब 1 महीने पहले हुआ था। वही चीख पुकार, वही शब्द, वही गुस्सा। एली समझ गई वो करीब 1 महीना पीछे आ गई है और इसका मतलब ये भी था कि ठीक 1 महीने बाद एना फिर से गायब होने वाली है। वही दिन दोबारा आएगा, टाइम लूप। लेकिन एली के पास अभी इस पजल के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसे अपनी टाइमलाइन में लौटना था। अब दूसरी तरफ 2003 का वक्त। पेरिस ने सेलेस्टे की बात नहीं मानी थी। वो दोबारा केडो लेक के अंदर गया, अकेला। इस बार सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि उस कनेक्शन को समझने के लिए जो सीजर्स और पानी के बीच है। वो उन्हीं सूखती दलदलों में पैर रखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक फिर वही एहसास हुआ जैसे हवा ने उसे किसी अदृश्य पर्दे से पार कर दिया हो। तभी उसे सामने कुछ दिखाई दिया। जब वह उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक बच्ची थी। पेरिस ने उसे ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि वह घायल थी। वह बच्ची कोई और नहीं, अना थी। पेरिस ने अना को गोद में उठाया और मदद के लिए पुकारने लगा। करीब से गुजर रहे कुछ लोग उसकी आवाज सुनकर आए। पेरिस ने अना को उन लोगों के हवाले कर दिया और कहा, प्लीज इसका इलाज करवाओ। फिर उसने उन लोगों से पूछा, भाई आज तारीख क्या है? जवाब सुनकर पेरिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1952। वो 2003 से सीधे 1952 में आ गया था, पूरे 51 साल पीछे। अब यह समझते हैं कि अना इस टाइमलाइन में कैसे पहुंची। आपको याद ही होगा कि एली अपनी माँ से नाराज होकर अपनी दोस्त के घर चली गई थी। तभी अना 2022 में एली का पीछा करते हुए कैडो लेक में पहुंची और वहां से टाइम ट्रैवल करके वह भी 1952 में पहुंच गई। और दोस्तों, ये बात अभी याद रखो कि पेरिस ने उस बच्ची को बचाया। आगे चलकर इस एक मोमेंट ने पूरी कहानी पलट दी। पेरिस तेज कदमों से वापस झील की तरफ भागा। अगर ये झील ही उसे यहाँ लाई है तो यही उसे वापस ले जा सकती है। अब एक पैटर्न साफ दिखने लगा। एली और पेरिस दोनों केडो लेक के जरिए अलग अलग वक्त में जंप कर रहे हैं और जितनी बार वो इस रिफ्ट से गुजरते हैं उतनी बार उन्हें सीजर आता है, ठीक वैसे ही जैसे पेरिस की माँ को आते थे। मतलब ये सीजर्स किसी बीमारी के नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल के साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी झील का पानी कम होता है ये पोर्टल खुल जाता है और जो कोई भी उस इलाके से गुजरता है वो किसी और दौर में फेंक दिया जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं। ना पेरिस को पता है कि अगली बार वो कहाँ पहुंचेगा, ना एली को। ये केडो लेक का अपना खेल है और ये दोनों सिर्फ मोहरे हैं। ऐसे ही भटकते हुए पेरिस एक और टाइम जंप करता है और इस बार वो पहुंचता है 2022 में। एना को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और पूरा इलाका उसकी तलाश में सरगर्म है। पेरिस को पता नहीं कि वो किस साल में है, बस इतना दिख रहा है कि झील का पानी यहाँ भी कम है। तभी उसकी नजर एक खाली बोट पर पड़ी। पेरिस ने सोचा, चलो इससे काम चलाता हूँ, कम से कम किनारे तक तो पहुंच जाऊंगा। उसने बोट पर चढ़कर आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन ये बोट एना की थी, वही बोट जिसमें एना 2022 से गायब हुई थी और जिसे पुलिस 3 दिनों से ढूंढ रही थी। पेरिस बोट में बैठकर कुछ दूर पहुंचा ही था कि सामने से पुलिस की बोट आ गई। पुलिस वालों ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ये बोट किसकी है? पेरिस को कुछ समझ नहीं आया। ये कौन सा जमाना है? ये पुलिस कौन है? ये बोट क्यों इतनी जरूरी है? लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया कि अगर वो अभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पूछताछ में फंसकर कभी अपने वक्त में लौट नहीं पाएगा। झील का पानी किसी भी वक्त बढ़ सकता है और पोर्टल बंद हो जाएगा। पेरिस ने बोट तेज कर दी और भागना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को अब पक्का शक हो गया, ये बंदा एना की बोट लेकर भाग रहा है, जरूर इसने एना के साथ कुछ किया है। चेस शुरू हो गई। केडो लेक के तंग रास्तों में साइप्रस के पेड़ों के बीच से पेरिस की बोट तेज रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन एक तेज मोड़ पर उसकी बोट किसी चीज से टकराई और पलट गई। पेरिस पानी में गिरा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अब पेरिस एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा है और टीवी पर एक न्यूज चल रही है जो उसकी जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली है। न्यूज में बताया जा रहा है तूफान आने वाला है, डैम खोला जाएगा और डैम का सारा पानी सीधे केडो लेक में छोड़ा जाएगा। पेरिस को समझते देर नहीं लगी। अगर पानी बढ़ गया तो पोर्टल बंद हो जाएगा और अगर पोर्टल बंद हुआ तो वो हमेशा के लिए 2022 में फंस जाएगा। लेकिन पुलिस उसे छोड़ने को तैयार नहीं। उनकी नजर में वो एक सस्पेक्ट है एना के गायब होने का। इधर एली जो केडो लेक के अंदर भटकते भटकते अलग अलग टाइमलाइंस में जा चुकी थी, एक और जंप लेती है और इस बार वो पहुंचती है 2005 में। ये एक छोटा
सा कस्बा था, वही ईस्ट टेक्सास का इलाका, लेकिन चीजें थोड़ी अलग दिख रही थीं। सड़कें पुरानी, गाड़ियां पुरानी और माहौल में एक अलग ही सादगी। एली अभी अपने आप को संभाल ही रही थी कि उसकी नजर एक सुपरमार्केट के बाहर खड़ी वैन पर पड़ी और उसके शीशे पर लटका हुआ था वो लॉकेट, वही कैंसर राशि वाला पेंडेंट जो एना के गले में था। एली की धड़कन तेज हो गई। ये लॉकेट यहाँ कैसे? उसने वैन का दरवाजा खोला और लॉकेट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। लेकिन अभी वो वैन से बाहर निकली ही थी कि पीछे से एक तेज आवाज आई, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरी गाड़ी है। एली ने मुड़कर देखा, एक नौजवान औरत गोद में एक छोटी सी बच्ची लिए गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सेलेस्ट थी, जवान सेलेस्ट। सेलेस्ट ने एली के हाथ में लॉकेट देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरे बॉयफ्रेंड पेरिस की माँ एना का है। पेरिस 2003 में अचानक गायब हो गया और ये लॉकेट उसकी आखिरी निशानी है। तुम कौन हो? एली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पेरिस, एना, लॉकेट, ये सब कैसे जुड़ रहा है? और तभी सेलेस्ट ने वो बात कह दी जिसने एली की दुनिया उलट पुलट कर दी। अगर पेरिस ने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ा है तो बस उससे इतना कह देना कि वो कभी वापस ना आए। मैं अपनी बच्ची एली को अकेले पाल लूंगी। अपनी बच्ची एली? एली की आंखों ने सेलेस्ट की गोद में उस बच्ची को देखा, चंद महीने की, मासूम सी, बेखबर, और उसे समझते देर नहीं लगी। वो बच्ची वो खुद है। एली के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुनिया एक पल के लिए रुक गई। सेलेस्ट, ये औरत, ये उसकी माँ है। जवान सेलेस्ट जो अभी 2005 में खड़ी है अपनी बच्ची को गोद में लिए, यही वो औरत है जिसने बाद में डेनियल बर्नेट से शादी की और जिसके साथ एली पली बढ़ी। और पेरिस, जिसके बारे में सेलेस्ट कह रही है कि वो गायब हो गया, किसी और लड़की के लिए भाग गया, वो एली का पिता है। दोस्तों, अब जरा पीछे चलो और सोचो, एली की माँ ने 2022 में उसे क्या बताया था? तुम्हारा असली पिता एक गैर जिम्मेदार इंसान था, किसी और लड़की के लिए हमें छोड़कर भाग गया। वो दूसरी लड़की सेलेस्ट की नजर में ये खुद एली थी, बड़ी एली, जो 2022 से टाइम ट्रैवल करके 2005 में आई। और सेलेस्ट ने सोचा कि इसी के लिए पेरिस भागा है, जबकि सच ये था कि पेरिस भागा नहीं था। वो बेचारा 2003 में केडो लेक के जरिए टाइम ट्रैवल करके दूसरे वक्त में फंस गया था। एली का दिल टूट रहा था और दिमाग तेजी से चल रहा था। एक साथ उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और सेलेस्ट से दूर हो गई। अब उसे एक और सच की पड़ताल करनी थी, सबसे बड़ा सच। एली ने एक लाइब्रेरी में जाकर इंटरनेट खोला और पेरिस की माँ एना लैंग के बारे में सर्च किया, और जो उसके सामने आया उसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एना लैंग, 55 साल की उम्र, 1999 में एक पुल से कार गिरने से मौत। उसका मेडन नेम आना बर्नेट, डैनियल बर्नेट। एली का सौतेला पिता, उसकी सरनेम बर्नेट है और एना का मेडन नेम भी बर्नेट है, क्योंकि एना डेनियल की बेटी है। एली का दिमाग अब कैलकुलेशन कर रहा था, अगर आना 1999 में 55 साल की थी तो वो 1944 में पैदा हुई, लेकिन 2022 में जब वो गायब हुई तब वो 8 साल की थी। 1944 में 8 जोड़ो तो आता है 1952। 1952 वही साल जहां पेरिस ने उस घायल बच्ची को बचाया था। अब एली के सामने पूरी तस्वीर आ गई और ये तस्वीर इतनी खौफनाक थी कि उसकी सांसें अटक गईं। अना, जो 2022 में 8 साल की बच्ची है, उसकी सौतेली बहन है, वो टाइम ट्रैवल करके 1952 में पहुंच गई। वहां से वो कभी लौट नहीं पाई। 1952 से उसने जिंदगी शुरू की, बड़ी हुई, बेन लैंग से शादी की, पेरिस को जन्म दिया और 1999 में उस पुल पर एक सीजर ने उसकी जान ले ली। मतलब एना सिर्फ एली की सौतेली बहन नहीं है, एना पेरिस की माँ है और पेरिस एली का पिता है, तो एना एली की दादी है। और डैनियल बर्नेट, जिससे एली ने हमेशा नफरत की, वो एना का पिता है, यानी पेरिस का नाना, यानी एली का परनाना। सोचो जरा, जिस इंसान को एली ने कभी अपना नहीं माना, वो दरअसल उसके खून का सबसे पुराना रिश्ता था। एक ही परिवार, एक ही खून, लेकिन वक्त ने इन रिश्तों को इस तरह उलझा दिया कि कोई किसी को पहचान ही नहीं पाया। अब दूसरी तरफ 2022 के हॉस्पिटल में पेरिस की आंखें टीवी पर चिपकी हैं। स्क्रीन पर एना बर्नेट की तस्वीर चल रही है। 8 साल की बच्ची लापता, 3 दिन से कोई सुराग नहीं। पेरिस ने उस तस्वीर को गौर से देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही बच्ची है, वही चेहरा, वही उम्र, जिसे उसने 1952 में जख्मी हालत में उठाकर लोगों को सौंपा था। और उसका नाम एना बर्नेट। उसकी माँ का नाम भी एना था। पेरिस के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सब कुछ फिट हो रहा था। जिस बच्ची को उसने बचाया वो उसकी माँ थी। अगर पेरिस ने उसे 1952 में नहीं बचाया होता तो आना वहीं मर जाती और पेरिस का जन्म ही नहीं होता। पेरिस ने अपनी ही माँ की जान बचाई, बिना ये जाने कि वो उसकी माँ है। और इसी हॉस्पिटल में पेरिस को एक और चेहरा दिखा, उसके पिता बेन लैंग, जो बुढ़ापे की वजह से यहाँ एडमिट थे। पेरिस की आंखों में आंसू आ गए। 20 साल बाद अपने पिता को देखना, लेकिन ये वो पेरिस नहीं था जो 20 साल पहले था। ये एक ऐसा पेरिस था जो अब सब कुछ जानता था। वह अपने पिता से कहता है, पापा मुझे सब समझ आ गया, माँ के सीजर्स, वो लॉकेट, वो झील, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, जो पछतावा मुझे बरसों से खा रहा था कि मैं माँ को बचा नहीं पाया, पापा मैंने उन्हें बचाया था, बस मुझे पता नहीं था। लेकिन अभी रुकने का वक्त नहीं है। डैम पर दबाव बढ़ रहा है, पानी चढ़ने वाला है। उसने
कमरे की खिड़की खोली और बाहर कूद गया। हॉस्पिटल के गलियारों से होता हुआ, गार्ड से बचता हुआ वह किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। पेरिस ने उसे रोक लिया। वह किसी और की नहीं बल्कि सेलेस्टी और डैनियल की गाड़ी थी। सेलेस्टी की नजर उस पर पड़ी और वह उसे देखकर चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 20 साल पहले लापता हुआ उसका बॉयफ्रेंड पेरिस ठीक उसी उम्र का होकर उसके सामने खड़ा है। लेकिन पेरिस बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर सीधे कैडो लेक की तरफ भाग निकला। पीछे से सायरन्स की आवाज गूंजने लगी। पुलिस उसके पीछे थी। उनकी नजर में ये वही सस्पेक्ट है जो एना बर्नेट की बोट लेकर भागा था। सामने कैडो लेक का वो बांध दिख रहा था जिसके उस पार वक्त की वह दरार थी। लेकिन पुलिस की गाड़ियों ने बांध का रास्ता रोक लिया। पेरिस फंस गया। पेरिस गाड़ी से उतरा और कैडो लेक की ओर भागा। पुलिस उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी। पेरिस ने बांध की रेलिंग पकड़ी और कैडो लेक में कूद गया। पानी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। ठंडा, गहरा, अंधेरा। पेरिस तैरता रहा पोर्टल की तरफ, लेकिन डैम का पानी अब तेजी से झील में घुस रहा था। जो रास्ते सूखे में खुले थे वो अब डूब रहे थे। पेरिस ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन एक पत्थर से उसका सिर टकराया और अंधेरा छा गया। कैडो लेक ने पेरिस को अपने अंदर समेट लिया, उसी तरह जैसे बरसों से इस झील ने अपने सारे राज अपने अंदर छुपाए हैं। पेरिस कभी वापस नहीं आ पाया। वो आदमी जिसने अपनी माँ को बचाया बिना जाने कि वो उसकी माँ है। वो पिता जो अपनी बेटी से कभी मिल नहीं पाया क्योंकि वक्त ने उन्हें अलग अलग दौर में बिखेर दिया। सेलेस्ट ने सच में सोचा कि पेरिस ने उसे छोड़ दिया, जबकि पेरिस इसी झील में वक्त की भूल भुलैया में अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश करते करते खत्म हो गया। और दूसरी तरफ एली ने सारी सच्चाई जान ली थी। हर टुकड़ा, हर रिश्ता, हर कनेक्शन सब उसके सामने था। लेकिन पानी बढ़ रहा था, पोर्टल बंद हो रहा था और उसके पास अपनी टाइमलाइन में लौटने के लिए बस वही रोप बची थी जिसे उसने पहले बोट से बांधा था। एली ने उस रोप को पकड़ा और पूरी ताकत से वापस उसी रास्ते की तरफ बढ़ी। और उसी पल जैसे ही पेरिस की मौत ने उस कनेक्शन को तोड़ा, रोप कट गई। लेकिन एली बस समय पर अपनी टाइमलाइन 2022 में लौट आई। कुछ देर बाद डैनियल और सर्च टीम ने एली को ढूंढ लिया। बोट में बैठी एली पहली बार डैनियल को अलग नजर से देख रही थी। ये वही आदमी था जिससे वो हमेशा लड़ती थी, लेकिन अब उसे पता था कि डैनियल सिर्फ उसका स्टेप फादर नहीं है, वो एना का पिता है। यानी उसी एना का पिता जो आगे चलकर पेरिस की माँ और एली की दादी बनने वाली थी। डैनियल भी टूट चुका था, उसे एना नहीं मिली थी, लेकिन एली उसके सामने थी। और उस पल एली ने डैनियल को अपने परिवार की तरह स्वीकार कर लिया। जब एली घर पहुंची, सेलेस्ट टीवी के सामने बैठी थी। न्यूज में वही अजनबी आदमी दिख रहा था, पुलिस से भागने वाला, डैम के पास डूबकर मरने वाला, जिसकी पहचान अब तक किसी को नहीं पता थी। लेकिन एली जानती थी वो पेरिस था, उसका पिता। एली ने सेलेस्ट को बताया, ये आदमी भागा नहीं था, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं था, वो टाइम में फंस गया था। फिर एली ने उसे 1952 की एना की स्कूल पिक्चर दिखाई। सेलेस्ट के लिए ये सच असंभव था, लेकिन तस्वीर, पेरिस का चेहरा और एली की आंखों में जमा दर्द सब मिलकर एक ही बात कह रहे थे। एना और पेरिस ने उन्हें छोड़ा नहीं था। कैडो लेक ने उन्हें अलग अलग वक्त में बांट दिया था। दोस्तों, कैडो लेक की ये कहानी एक प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है, एक बंद लूप जिसमें कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं। कोई इस लूप को तोड़ नहीं सकता, कोई पास्ट बदल नहीं सकता। सब कुछ जो हुआ उसे होना ही था। टेक्सास के उस सुनसान कोने में, बाल्ड साइप्रस के साए में, स्पेनिश मॉस की चादर ओढ़े कैडो लेक आज भी वैसे ही खामोश खड़ी है। उसका पानी उतरता है, चढ़ता है, और हर बार जब पानी कम होता है तो वक्त की वह दरार एक बार फिर खुल जाती है, किसी और को अपने अंदर खींचने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक